असद भाई उठ जाएं, मुझे कॉलेज से देर हो रही है। हरीम ने असद का शाना हिलाते हुए कहा। सोने दो हरीम, इसने चिढ़ते हुए कहा था। इसे नींद बहुत अजीज थी। भाई उठ जाएं, मुझे जल्दी जाना है, हरीम ने असद का कंबल उतारते हुए कहा। अब जल्दी से उठकर आ जाएं और मैं नाश्ते की टेबल पर आपका इंतज़ार कर रही हूँ। इसने कंबल को फिर अपने ऊपर कर लिया। हरीम ने इसका कंबल फिर से उतारा। हरीम क्या कर रही हो? इसने माथे पर शिकन डाले साइड पर पड़े कंबल को उठाते हुए कहा। भाई आपको जगा रही हूँ, बस जल्दी आ जाएं। असद अनकड़ाई लेते हुए उठा, जमाई ली और कंबल लेकर एक फिर सो गया। अस्सलाम वालेकुम खाला, आप कब आई? हरीम ने कॉलेज का यूनिफॉर्म पहने नाश्ते की टेबल मेज़ पर बैठते हुए कहा। बस अभी आई हूँ। कैसी हो हरीम बेटा? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। हिजाब की शादी कब हो रही है? बस बेटा 4-5 महीनों में। शामिर भाई आपका बिज़नेस कैसा चल रहा है? इसने अपने कज़न से पूछा जो अपनी अम्मी के बगल में ही बैठा था। ज़बरदस्त, शामिर के ने मुस्कुराते हुए कहा। बाबा जानी देखें ना, असद भाई भी अभी भी नहीं आए, मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है। हरीम ने सैंडविच को हाथ में पकड़ते हुए माथे पर शिकन डालते हुए कहा। हरीम बेटा तुम ऐसा करो, शामिर के साथ कॉलेज चली जाओ। ये सुनते ही शामिर का दिल सीने में उछलने लगा। अंकल मैं? शामिर ने बड़बड़ाते हुए कहा। हाँ बेटा, तुम देखो हरीम को कॉलेज से देर हो रही है और असद को उठते टाइम लगेगा। ठीक है अंकल। वो दिली दिल में मुस्कुराया और घर से बाहर चला गया और बाइक के पास खड़ी हरीम का बेचैनी से इंतज़ार करने लगा। शामिर की धड़कन तेज़ होने लगी, चेहरे का रंग उड़ गया जब इसने हरीम को कंधे पर बैग लटकाए अपनी तरफ आते देखा। आज इसे पहली बार कभी भी हरीम को अपने साथ बाइक पर बिठाया था। वो अपनी कार लेकर आया था, लेकिन वो हरीम को बाइक पर बिठाना चाहता था, इसलिए इसने असद की बाइक की चाबी ली थी। इसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो ख्यालों में गुम था जब हरीम ने चुटकी बजाकर इसे ख्यालों की दुनिया से निकाला। चलें शामिर भाई, ना जाने कब मुझे भाई कहना छोड़ोगी। कभी सचमुच में इसका भाई बनकर न रह जाऊं। इसने बाइक स्टार्ट करते हुए दिल ही दिल में सोचा। शामिर भाई क्या सोच रहे हैं? अब चलाएं भी बाइक। ये शामिर के लिए सबसे बड़ा दिन था, क्योंकि आज ज़िंदगी में पहली बार इसने बाइक पे इसे बिठाया था। इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी खुशी का इजहार किस से करे और कैसे करे। इसको बाइक पर बैठकर ऐसा लग रहा था जैसे इससे दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ मिल गई हो। इसका ये चंद लम्हों का सफ़र इसका सबसे खूबसूरत सफ़र था। इसके ख़यालों में इसे पता ही नहीं चला कि कॉलेज बहुत पीछे रह गया था। शामिर भाई मेरा कॉलेज तो पीछे रह गया है। ओ सॉरी हरीम, मुझे पता ही नहीं चला। इसने बाइक को दोबारा पीछे की तरफ किया और इसको कॉलेज के गेट पर उतारने के बाद काफ़ी देर तक वो खड़ा सोचता रहा। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो आज सच में इस वो बाइक पर कॉलेज छोड़ने आया है, और आज इसे पता चला था कि बाइक का सफ़र कार से ज़्यादा खूबसूरत होता है। जब तक वो इसकी नज़रों से ओझल नहीं हो गई, वो इधर ही खड़ा इसे देखता रहा, फिर मुस्कुराते हुए घर चला गया। भाई साहब, मैं आज आपके दर पर सवाली बनकर आई हूँ। क्या मतलब रेहाना? बाबा जान ने हैरान होकर पूछा। भाई साहब, अगर मेरी बहन जिंदा होती तो मैं सबसे पहले ये बात उससे करती, लेकिन वो इस दुनिया में नहीं है, तो मैं चाहती हूँ कि आपसे करूँ। भाई साहब, मैं शामिर के लिए हरीम का रिश्ता मांगने आई हूँ। भाई साहब, अल्लाह का दिया सब कुछ है, गाड़ी है, अच्छा घर है, माशाल्लाह से शामिर का बिजनेस भी है, अच्छा है। सिर्फ एक बहू की कमी है। मैं चाहती हूँ हिजाब के साथ साथ शामिर की भी शादी कर दूँ। बाबा जान एकदम चौंक गए। शायद उन्होंने कभी इसके बारे में सोचा नहीं था। इनकी जान से प्यारी बेटी क्या इतनी बड़ी हो गई थी कि इसे कोई अपने घर की जीनत बनाएगा? क्या इसके घर की रौनक इतनी जल्द ख़त्म हो जाएंगी? एक लंबी खामोशी के बाद उन्होंने रेहाना को जवाब दिया। देखें रेहाना, वो भी छोटी है, अभी 20 साल की ही तो है।
मैं चाहता हूँ कि पहले वो अपना बीए मुकम्मल करे। देखें भाई साहब, मुझे हरीम की पढ़ाई पर कोई एतराज़ नहीं है, पढ़ाई तो वो शादी के बाद भी कर सकती है। मैं चाहती हूँ आप इस बारे में सोचें। ये कहते हुए वो शामिर के साथ अपने घर चली गई और इसके जाने के बाद वो हरीम के बारे में सोचने लगे। शामिर अपने कमरे में बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था जब इसकी बहन हिजाब इसके पास आकर बैठ गई। वो अपनी शरीर मुस्कुराहट इसके चेहरे पर डाल रही थी। क्या बात है हिजाब, आज भी मुझे ब्लैकमेल करने आई हो? वो अपनी बहन की रग रग से वाकिफ़ था। वो ऐसा इसी वक्त मुस्कुराती थी जब वो इसको अपने भाई से कुछ मांगना होता था। मेरे पास आपके लिए एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। मतलब मैं सही समझा था? अभी इस वक्त जाओ, मुझे ऑफिस का काम करना है, कभी फुर्सत में तुमसे पूछूंगा। वो हरीम हरीम का नाम सुनते ही इसने लैपटॉप से नज़रें हटा ली। इसके दिल में ने तेज़ी से धड़कना शुरू किया। क्या हरीम? वो बेताब हुआ था। ऐसे नहीं, पहले मुझे अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खिलाना होगा और एक गोल्ड की रिंग भी देनी होगी। शामिर काम की ज़्यादती की वजह से इसे कहीं लेकर नहीं जाना चाहता था, इसलिए जब भी इसको कहीं जाना होता था वो हरीम के हवाले से इसे कोई ना कोई बात बता देती थी, और वो तो बात ही कुछ ख़ास थी। अच्छा ठीक है, मुझे बताओ क्या गुड न्यूज़ है? ऐसे नहीं बताऊंगी, पहले मुझसे वादा करें कि मुझे रेस्टोरेंट में खाना खिलाएंगे और गोल्ड की चेन भी देंगे। अच्छा, बड़ी डिमांड ये तो भाई। बात भी तो बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी खुशखबरी मैं ऐसे ही सुनाऊं? अच्छा ठीक है, वादा करता हूँ। अब बताओ, वो जो काम में इतना मसरूफ़ था, इसके मुंह से कुछ जानने के लिए इसकी हर बात मान रहा था। आपको पता है शामिर भाई कि आज अम्मी ने खालू जान से आपकी और हरीम के रिश्ते की बात की है। क्या वाकई? हिजाब शामिर के अपना लैपटॉप बंद किया और अब अपनी बहन की तरफ मुतवज्जह हुआ। हाँ भाईजान, तो खालू जान ने क्या कहा? मैं क्यों बताऊं? इसने नाजो अंदाज से कहा। बताओ हिजाब। नहीं, बिल्कुल नहीं। पढ़ी लिखी हूँ, खाली खोली बातों में यकीन नहीं करती। मुझे पेपर पे लिख कर साइन करके दें। वो गुस्से से तिलमिलाया और इसने एक पेपर पे लिख कर इस पर साइन किए। अब तो बताओ मेरी प्यारी बहन। इसने इसके आगे साइन किया हुआ पेपर रखा। वो इस पेपर को देखकर मुस्कुरा रही थी। अब जल्दी बताओ वरना मेरा दिल बंद हो जाएगा। नहीं भाई प्लीज़, अब ऐसा मरना वराना करने के लिए पेपर किस काम का होगा? इसने संजीदा होकर होने की एक्टिंग की। इसने वहाँ होने वाली तमाम गुफ्तगू इसके गोशे गुजार की। इसकी बातें सुनकर इसने इसके हाथों से कागज़ छीना और इसके टुकड़े कर दिए। ये क्या था? वो झुंझलाई थी। अब अपने वादे से ना मुकरिएगा, वो तो सब मजाक था हिजाब। हरीम से जब शादी होगी तब मैं तुम्हारी ये डिमांड पूरी करूँगा। ये कहते ही वो मुस्कुराते हुए फिर से लैपटॉप में मसरूफ़ हो गया। भाई ये बहुत गलत बात है, आइंदा मैं आपको कोई ऐसी बात नहीं बताऊंगी। वो मुंह बसूरते हुए पाँव पटकती वहाँ से कमरे से चली गई। ये तुम्हें क्या हुआ कबीर? परसों रात तो तुम अच्छे भले थे। नताशा ने सर पर बंधी हुई पट्टी देखकर कहा। परसों रात तुम्हें ड्रॉप करने के बाद वो हमारा किसी से झगड़ा हो गया था। कबीर ने छोटे हुए वक्फे से कहा। तुम भी ना कबीर, कभी भी कहीं भी झगड़ा कर बैठते हो। अच्छा ये सब छोड़ो, ये मैं घर पर छोटी पार्टी रखी है। वो हमेशा कबीर से मुस्कुराकर बात करती थी, लेकिन आज इसकी मुस्कुराहट बहुत ख़ास थी। पार्टी किस लिए? क्या तुम्हारा आज बर्थडे है? नहीं, इसकी मुस्कुराहट शरीर थी। तो क्या तुम्हारे मम्मी पापा की वेडिंग एनिवर्सरी है? नहीं, तुम सवाल जवाब मत करो। बस ठीक 10 बजे आ जाना, मैं तुम्हें वहीं पता चल जाएगा। वो मुस्कुराती हुई चली गई। वो इसकी यूनिवर्सिटी फ़ेलो होने के साथ साथ इसकी बेस्ट फ्रेंड भी थी, इसलिए इसने इसे मना नहीं किया और ठीक 9 बजे नताशा के घर पहुंच गया। नताशा का स्टेटस भी बिल्कुल कबीर के जैसा था। इसका घर भी कबीर के जैसे तरह खूबसूरत और बड़ा था। इसने बाकी दिनों की निस्बत आज इसको खूब अच्छे तरीके से तैयार हुआ था। ब्लू जीन्स पे इसने रेड कलर के टॉप्स पहना हुआ था। रेड लिपस्टिक
के साथ वो क़यामत ढा रही थी और ये सारी तैयारी इसने कबीर के लिए की थी। अभी तक बाकी लोग नहीं आए क्या? मैं जल्दी आ गया, कबीर ने हैरानगी से घर में चारों तरफ नज़र दौड़ाते हुए पूछा। नहीं, तुम बिल्कुल ठीक वक्त पर आए हो। नताशा ने कबीर का हाथ पकड़ा और इसे एक कमरे में ले गई। पूरे कमरे को कैंडल्स से रोशन किया गया था। कमरे के दरमियान में एक शीशे की मेज़ पर शम्मा और गिलास रखे हुए थे। कबीर को कैंडल्स की रोशनी में नताशा की मुस्कुराहट अजीब सी लग रही थी। ये सब क्या है नताशा? और तुम्हारे मामा पापा कहीं नज़र नहीं आ रहे? कबीर ने कमरे में किए गए इंतज़ाम देखते हुए कहा। बड़ी हैरत से पूछा। कबीर, हौसला रखो, मैं बैठो तो सही, मैं तुम्हें बताती हूँ। इसके कहने पर वो इर्द गिर्द नज़र दौड़ाता चेयर पर बैठ गया। नताशा भी इसके सामने मुस्कुराती हुई बैठ गई। कैंडल्स की रोशनी में वो इसे ही देख रही थी। वो कब से इस लम्हे का इंतज़ार कर रही थी। आज इसके वालिदैन किसी तकरीब की शिरकत में गए हुए थे तो इसने इस मौके का फ़ायदा उठाकर इसे प्रपोज़ करना था। नताशा ने रिंग बॉक्स इसके सामने रखा और ये अच्छी तर्ज की बनी हुई खूबसूरत रिंग थी। कबीर को एक लम्हे के लिए समझ नहीं आया कि नताशा ने ये सब कुछ क्यों किया है। ये बात सच थी कि दोनों बचपन से बहुत ही अच्छे दोस्त थे। इनकी फैमिलीज़ के भी आपस में अच्छे रिलेशन थे, लेकिन इसने कभी भी नताशा के लिए इस बारे में नहीं सोचा था। वो एक आज़ाद पंछी था, खुद को कैद करके नहीं रखना चाहता था। ये क्या मजाक है? कबीर इसकी इस हरकत पे खफा हुआ और अचानक खड़ा हो गया। कबीर, मैं तुमसे बचपन से मोहब्बत करती हूँ, तुम्हें बिना बताए बिना नहीं रह सकती। कबीर, मैं तुमसे कभी अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर सकती, लेकिन आज मैं कर रही हूँ। इसने आंखें बंद करते मुस्कुराते हुए तीन लफ्ज़ कहे। कबीर को इसकी इस हरकत पे बहुत गुस्सा आया। बस करो नताशा, मुझे ये मजाक बिल्कुल नहीं पसंद, इसने इस पर चिल्लाते हुए कहा। नताशा कबीर के करीब हो गई। ये सब मजाक नहीं है, मैं सच में तुमसे मोहब्बत करती हूँ। मुझे तुम्हारी आदत हो गई है, मैं अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। इसकी बात सुनकर वो इससे दो कदम दूर जाकर खड़ा हो गया। ये मुमकिन नहीं है नताशा, मैंने तुम्हारी हमेशा अपना दोस्त समझा है, तो दोस्त से बढ़कर कुछ नहीं। और वो इससे नज़रें चुरा रहा था। नताशा, होश में आओ, मैंने तुम्हें कभी इस नज़र से नहीं देखा। कबीर ने इसके बाजू झंझोड़े। नताशा ज़ारो कतार रोने लगी। कैंडल्स की रोशनी में इसके चेहरे से आंसू इसके रुखसार पर ढल रहे थे। इसने इसकी शर्ट के कॉलर पकड़े। देखो कबीर, मैं तुम्हारी इतनी परवाह करती हूँ, मुझे महंगे महंगे गिफ्ट देते थे, मुझसे अपनी हर बात शेयर करते थे, मुझे मुश्किल से देखते ही मेरी मदद करने दौड़ आते थे। वो सब क्या था? वो चिल्लाई थी। वो सब दोस्ती थी नताशा, इसके सिवा और कुछ भी नहीं। वो अपनी शर्ट के कॉलर इसके हाथों से छुड़वाते हुए गुस्से से कहते हुए कमरे से बाहर चला गया। वो मोमबत्ती की तरह जल रही थी, जैसे आग की लौ मोम के साथ धीरे धीरे पिघल रही थी, इसी तरह वो भी ऐसा ऐसा पिघल रही थी, अंदर ही अंदर सुलग रही थी। कमरे में मौजूद हर चीज़ इसकी हद कर नज़र का हो रही थी। इसका जला हुआ दिल कोई भी नहीं देख सकता था। नताशा घुटने के बल बैठकर ज़ारो कतार रोने लगी। तुम ऐसा नहीं कर सकते कबीर, इसने चिल्लाते हुए कहा। इसकी चीखों पुकार सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था, क्योंकि नताशा अपने वालिदैन की इकलौती बेटी थी। इसके वालिदैन अपने दोस्त के यहाँ पार्टी में गए हुए थे। कबीर ने गुस्से से गाड़ी का दरवाज़ा खोला। एक पल के लिए इसके हाथ रुक गए। स्टूपिड, इसने एक ज़ोरदार मुक्का गाड़ी के ऊपर वाले हिस्से में मारा। ड्राइविंग सीट पर बैठकर वो अंदर होने वाले वाक़यात को याद कर रहा था। वो नताशा के दिल नहीं दुखाना चाहता था, लेकिन वो शादी के जैसे बंधन में बंधकर अपनी आज़ादी स्लिप नहीं करना चाहता था। इसने डैशिंग बोर्ड पर पड़ी बोतल उठाई और ड्रिंक करते हुए गाड़ी चलाने लगा। इस वक्त नताशा बहुत गुस्सा आ रहा था। वो जब जब इस लम्हे को याद कर रहा था, वो अपने गुस्सा इस स्टीयरिंग व्हील पर निकाल रहा था। मोहब्बत, इसने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। तो अब समझ लो, मैं तुम्हें तुम्हें सदियों तक इंतज़ार कर सकती हूँ, इसने इसका रुख अपनी तरफ करते हुए कहा। जब से वो नताशा के घर से आया था, बहुत ज़्यादा परेशान था। एक पल के लिए भी वो इस लम्हे को नहीं भूल पाया था जब नताशा ने इसको प्रपोज़ किया था। इस लम्हे को भुलाने के लिए इसने सिगरेट निकाला और इसको फूकने लगा। वो बेड के से टेक लगाए स्मोकिंग कर रहा था जब इसके मोबाइल की घंटी बजी। कबीर को पता था कि इसका फ़ोन था। इसने बार बार फ़ोन काटा और नताशा के बार बार फ़ोन किया।
बिल आखिर तंग आकर कबीर ने रिसीव किया। रात का 1 बज रहा था। तुम मुझे क्यों तंग कर रही हो? आग का लावा था जो इसके अंदर था, एकदम दम फट पड़ा था। कबीर, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। प्लीज़ प्लीज़ एक बार मुझसे मिलने आ जाओ। इसने रोते हुए भरभराई हुई आवाज़ में कहा। वो इतनी शिद्दत से रो रही थी कि इसकी आवाज़ का साथ नहीं दे पा रही थी। तुम आर यू आउट ऑफ योर माइंड? चाहती हो कि आधी रात को मैं तुमसे मिलने आ जाऊं? इसने तल्ख लहजे में कहा। अभी इसी वक्त मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। कबीर, प्लीज़ मुझसे मिलने आ जाओ। वो इससे मुलाकात के लिए गड़बड़ा रही थी गिड़गिड़ा रही थी। नताशा, तुम इस वक्त होश में नहीं हो और मैं बहुत गुस्से में हूँ। बेहतरी इसी में ही है कि तुम सो जाओ। मुझे भी सोने दो। अगर मेरा गुस्सा ठंडा हुआ तो सुबह बात करेंगे। मेरे पास सुबह का टाइम नहीं है कबीर। क्या तुम मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकते? ये सुनते ही कबीर को अचानक धचका सा लगा। व्हाट डू यू मीन नताशा? कबीर बेड की टेक छोड़कर अलर्ट हो गया। कबीर, मैंने जहर खा लिया है। इसने मध्यम सी आवाज़ में रोते हुए कहा। देखो, मजाक करना बंद करो और सो जाओ। मुझे इस वक्त नींद आ रही है। इसे लगा था कि इसे घर पर बुलाने के लिए वो ये सब झूठ बोल रही है। कोई इतनी सी बात के लिए अपनी जान कैसे दे सकता है? देखो कबीर, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। मैंने वाकई जहर खाया हुआ है। मेरी बस एक ही ख्वाहिश है कि मैं मरने से पहले तुम्हारा चेहरा देख लूँ। वो आखिरी सूरत लम्हा मुझे दे दो। इसका लहजा इल्तिजा वाला था। सिसकियाँ ले रही थी। इसने ज़िंदगी में बहुत से मजाक किए थे, लेकिन कभी इस तरह का बेहुदा मजाक नहीं किया था। वो इसको अच्छी तरह जानता था। वो इस वक्त मजाक नहीं कर रही थी। कबीर को जैसे इसकी बातों पर यकीन आने लगा। वो मोबाइल पर आवाज़ मद्धम होती जा रही थी। हाथों पर पकड़ा हुआ सिगरेट सुलग रहा था। जलता हुआ सिगरेट इसने उंगली से छोड़ा। वो इसी की तपिश महसूस करते हुए वो इसको एस्ट्रे में फेंक दिया। हेलो नताशा, आवाज़ से मद्धम हो गई थी। वो जाते जाते अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही थी। वो बार बार मद्धम आवाज़ में कुछ दोहरा रही थी। कबीर के जहन में खतरे की घंटी बजने लगी। कबीर जल्दी से बिस्तर से उठा, सोफे पर आकर पड़ा हुआ कूड़ा उठाया और नताशा की तरफ निकल पड़ा। फ़ोन अभी भी कबीर ने अपनी कान से लगाया हुआ था। हेलो नताशा, मैं आ रहा हूँ। लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं था। कबीर तेज़ी से गाड़ी चलाता चलाता जा रहा था। दिसंबर का महीना था। सड़कें सुनसान थीं और वीरान थीं। धुंध ने पूरी सड़क को अपनी लपेट में लिया हुआ था। करीब से आती गाड़ी बामुश्किल नज़र आ रही थी, इसलिए इसने गाड़ी की हेडलाइन ऑन की। वो बड़ी मुश्किल से नताशा के घर पहुंचा। गाड़ी का गेट खुला हुआ था। चौकीदार अपने क्वार्टर में सो रहा था। सब कुछ वैसा ही था जैसे वो छोड़ के गया था। नताशा, नताशा, कहाँ हो तुम? कबीर इसे बुलंद आवाज़ से पुकारता हुआ घर के अंदरूनी हिस्से में दाखिल हुआ। बिलाखिर वो इसी कमरे में दाखिल हो गया जहाँ नताशा ने इसे प्रपोज किया था। नताशा ज़मीन पर गिरी हुई थी। कमरे की चीज़ें बिखरी हुई थी। सैंडल ज़मीन पर पड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे नताशा ने गुस्से में कमरे की हर चीज़ को अपने असली मुकाम से हटा दिया हो। कबीर कमरे की हालत देखकर तेज़ी से भागता हुआ इसकी तरफ गया और सर को गोद में रखा और मुंह पर थपकियां मारी। उठो नताशा, मैं आ गया हूँ। नताशा थोड़ी थोड़ी होश में थी। एक अजीब सी मुस्कुराहट इसके चेहरे पर दर आई थी। इसकी हालत देखकर इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तुमने बहुत देर कर दी कबीर, इसने मध्यम आवाज़ में कहा। नताशा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होगा। कबीर ने इसे गोद में उठाया। गेट बंद करने का भी ख्याल नहीं आया। वो तेज़ी से गाड़ी की तरफ भागा और कार का दरवाज़ा खोलकर इसे अंदर बिठाया। वो अस्पताल ले जाना चाहता था, लेकिन थोड़ी ही दूर जाकर नताशा की सांस चलना रुक गई। कबीर को इसका जिस्म बेजान सा महसूस हुआ। इसकी गर्दन एक तरफ ढल चुकी थी। इसकी यह हालत देखकर इसने अचानक गाड़ी रोकी। नताशा, नताशा, इसने इसे पुकारा, लेकिन वो मर चुकी थी। इसकी रूह पर परवास कर चुकी थी। कबीर के पैरों तले जैसे ज़मीन निकल गई थी। इसने आंखें हैरत से बंद हो गई थी। इतनी सर्दी में इसके चेहरे पर ठंडे पसीने आ रहे थे। इसकी सबसे अच्छी दोस्त इसकी वजह से मर चुकी थी। वो इसके सामने मुर्दा हालत में पड़ी हुई थी। इस लम्हे इसके साथ गुजारा एक एक लम्हा इसके सामने से गुजर रहा था। इसका मुस्कुराता चेहरा, इसके साथ घूमना फिरना, सारे लम्हात फिल्म की तरह जहन में चल रहे थे। आंखों से आंसू रुखसार पर ढल रहे थे। वो सहमा हुआ इसको हाथ भी नहीं लगा रहा था। वो इसको मुर्दा हालत में नहीं
देख सकता था। इसके होठों पर लगी लिपस्टिक जो जो जूं की तू मौजूद थी, वो इसका जिम्मेदार खुद को ठहरा रहा था। वो यहाँ से बहुत दूर भाग जाना चाहता था। वो इस लम्हे को अपनी ज़िंदगी की किताब से फाड़ देना चाहता था। इसने डरते डरते इसके चेहरे पर हाथ रखा, एक दम सी उम्मीद कि वो मजाक कर रही है, लेकिन वो मजाक नहीं कर रही थी। इसको ऐसी सज़ा दे गई थी जो वो सारी ज़िंदगी काटेगा। वो इसने बेबस होकर समीर को फ़ोन किया था। वो समीर को बार बार फ़ोन कर रहा था, लेकिन समीर इसका फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा था। बिल आखिर इसके फ़ोन करने पर इसने फ़ोन रिसीव किया। हेलो समीर, क्या लहजा बिलतासुफ था। आवाज़ में इतना दर्द था कि समीर की सारी नींद गायब हो गई थी। वो इसकी कांपती हुई आवाज़ सुनकर उठा था। कबीर, इस वक्त कैसे फ़ोन किया? इसने टेबल पर पड़े क्लॉक की तरफ देखते हुए कहा। तुम घबराए हुए क्यों लग रहे हो? वो समीर। कबीर कुछ बोलने ही नहीं पा रहा था। इसकी आवाज़ इसके साथ नहीं दे रही थी। इसकी आवाज़ में लर्जिश सुनकर वो भी परेशान हो गया। देखो कबीर, मुझे फ़िक्र हो रही है। क्या हुआ, जल्दी बताओ। समीर, नताशा। नताशा। कबीर रुक कर इस सब कुछ बताने की कोशिश कर रहा था। कबीर, नताशा को क्या हुआ? वो झुंझलाया। वो नताशा मर गई। इसने बाद में फिर नताशा की तरफ देखकर फूट फूट कर रोने लगा। इसकी बात सुनकर समीर की आंखें हैरत से बड़ी हो गई। नताशा इसकी मुश्तरका दोस्त थी। इसे कबीर की बात का यकीन नहीं आ रहा था। देखो कबीर, तुमने कोई डरावना ख्वाब देखा होगा। तुम ऐसा करो, सो जाओ। नहीं यार, मैंने ख्वाब नहीं देखा। नताशा वाकई मर गई है वो, और वो इस वक्त मेरी गाड़ी में है। बिला का इश्तेहाल था इसके लहजे में डराया। कबीर, क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। नताशा कैसे मर सकती है? अभी सुबह तो मैं इससे मिला हूँ। समीर, मैं तुझे फ़ोन पर कुछ नहीं बता सकता। तू अभी नताशा के घर पहुँच, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। इसने थोड़ी सी हिम्मत इकट्ठी की और इसे नताशा के घर पे बुला लिया। ओके, थोड़ी तो टेंशन मत ले, मैं अभी पहुँचता हूँ। थोड़ी देर बाद समीर नताशा के साथ घर पर पहुँच गया। कबीर ने इसको अपनी और नताशा के दरमियान होने वाली तमाम गुफ्तगू बताई। इसकी बात सुनकर समीर भी अफसरदा हो गया, क्योंकि नताशा इनकी बचपन की दोस्त थी। ये तुमने क्या कर दिया नताशा? समीर की आंखों में आंसू लिए इसने शिकवा किया। समीर, अगर मुझे पता होता कि मेरे इनकार से ये खुदकुशी कर लेगी तो मैं इसे कभी इनकार न करता। काश के वो लम्हा फिर आ जाए और मैं अब। वो मुंह पर हाथ रखे रोए जा रहा था। समीर ने इसे हौसला दिया। ये सब मेरी वजह से हुआ है। वो समीर के गले रखकर लगा हुआ था। समीर भी होठों को दांतों से काटते अपने आंसू जब्त कर रहा था। अंकल और आंटी किधर हैं? समीर ने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाते हुए पूछा। वो पार्टी अटेंड करने गए हैं। इतने में नताशा के वालिदैन भी की भी गाड़ी आ गई। लगता है अंकल और आंटी आ गए हैं, समीर ने बड़बड़ाते हुए कहा। समीर, यार मुझे बड़ी टेंशन हो रही है। अगर इन्हें पता चल गया है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है तो वो मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे। वो रो रहा था। तू फिक्र ना कर, मैं सब संभाल लूँगा। वो इसका बेहतरीन दोस्त है। इस एक तसल्ली के अलावा वो कर भी क्या सकता था। दोनों कमरे से निकलकर लाउंज में गए। और तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो रात के इस पहर? वो इनको अपने घर में देखकर परेशान हो गए। वो आसिफ अंकल, हम यहाँ। वो नताशा। समीर को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे बताए कि इनके जवान बेटी ने खुदकुशी कर ली है। बताओ तुम दोनों इतने घबराए हुए क्यों हो? वो अंकल। नताशा। समीर अचानक बोलते हुए खामोश हो गया। इसके अंदर भी हिम्मत नहीं थी कि वो इन्हें इनकी इकलौती बेटी की मौत की खबर दे। क्या हुआ नताशा को? नताशा की अम्मी ने इससे पूछा। वो नताशा मर गई है। समीर ने हिम्मत मुजम्मिद करते हुए सब कुछ बता दिया। ये सुनकर नताशा के वालिदैन जल्दी से इसके कमरे की तरफ गए और इसको इस हाल में देखकर ज़ारों कतार रोने लगे। इनकी चीखों से सारा घर गूंज रहा था। इन्होंने उठकर कबीर का गिरबान पकड़ लिया। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है अंकल, मैंने कुछ नहीं किया। कबीर की आंखें अश्बार हुई। तो तुमने ये सब कैसे हुआ? कबीर ने अपनी और नताशा की तमाम गुफ्तगू इन्हें बताई। मैंने कुछ नहीं किया। मुझे नहीं पता था कि नताशा मेरे प्यार में इतनी पागल है कि वो अपनी जान। वो ये कहते कहते खामोश हो गया। इसके मम्मी पापा की चीखों से सारा घर गूंज रहा था। घर के मुलाजमीन और चौकीदार भी इस जगह पर पहुंच चुके थे। असद तालीम मुकम्मल करने के बाद फारिग ही रहता था। इसने अपने बड़े भाई का कभी बिजनेस में हाथ भी नहीं बटाया था, लेकिन वो घर के
छोटे बड़े काम किया करता था और हरीम को कॉलेज छोड़ने और लेकर आने की भी जिम्मेदारी इसी की थी। इसे क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था, जिसकी वजह से इसका मामूल था कि वो जुम्मे और हफ्ते को अक्सर हरीम को कॉलेज लेने आता था। आज भी वो इसी वजह से लेट आया था। हरीम कॉलेज के गेट के बाहर असद का इंतज़ार कर रही थी जब इसकी दोस्त शुमाइल ने इसे घर ड्रॉप करने की ऑफ़र की। चलो हरीम, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देती हूँ। नहीं शुमाइल, तुम जाओ, असद भाई आते ही होंगे। हरीम ने मुस्कुराते हुए इसे भेज दिया। हरीम कॉलेज के बाहर खड़ी अपने भाई का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। ये कॉलेज का वही हिस्सा था जहाँ पर आमतौर पर लड़कियों का रश कम होता था। असद ने इसको सेलेक्ट करके ये दी थी ताकि लोगों के मजमे से घुसना ना पड़े। वैसे भी वो कॉलेज में मेन गेट के और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था और लड़कियां मौजूद थीं। अभी वो सोच ही रही थी कि अचानक दो लड़के कॉलेज यूनिफॉर्म में इसके पास बाइक लेकर आए और इसके साथ बातचीत करने लगे। देखो, यहाँ से चली जाओ, असद भाई ने देख लिया तो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। हरीम ने इन्हें खबरदार किया। अंदर ही अंदर वो घबरा ही रही थी क्योंकि दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा था। देख लें तुम्हारे भाई, आने दो इसे, मैं इससे। एक लड़के ने हरीम का हाथ पकड़ा। छोड़ो मेरा हाथ। हरीम छोड़वाने की कोशिश कर रही थी। अचानक असद भाई की बाइक सामने आई। हरीम का बाजू इस लड़के के हाथ में देखकर असद से आपे से बाहर हो गया। असद ने अपनी बाइक सही तरह से ठीक की और अपनी आंखों का तूफान इसके गिरेबान पर डाल दिया। देखें हम भाई साहब, आप तो हमें जाने दें। आपकी हमारी धुलाई तो कर दी है। आप हमसे वादा करते हैं कि हम आपकी बहन के साथ तो क्या, किसी की बहन के साथ भी नहीं करेंगे। वो लड़के गड़बड़ा रहे थे। चूँकि वो कॉलेज स्टूडेंट थे, इसलिए इनको भी धचका लगा था कि मामला इनके घर वालों तक पहुंच जाएगा। तुम लोगों को ऐसे कैसे छोड़ दूं? असद इन्हें कॉलेज के मेन गेट के सामने लाया। असद ने इनकी शर्ट उतरवाई और इन्हें घुटनों के बल बैठने को कहा। चलो, ये बोलो, आज से सारी गर्ल्स हमारी बहनें हैं और हम इस कॉलेज की तरफ तो क्या, शहर के किसी भी कॉलेज की तरफ गंदी नज़र नहीं रखेंगे। इनके इसके लम्हे बहुत अजियतनाक था। कॉलेज का यूनिफॉर्म पहने वो हक्का धक्का लड़कियों के सामने शर्मसार हो रहे थे, लेकिन अगर वो पुलिस के झंड से बचना चाहते थे तो इन्हें ये करना था। वो लोग ये फिक्रा दोहराते हुए घुटनों के बल से पूरी सड़क का एक चक्कर लगा रहे थे। कॉलेज में जो चंद लड़कियां रह गई थीं वो इनको देखकर हंस रही थी। सड़क से गुजरने वाले लोग वो भी रुक रुक कर इनका मजाक उड़ा रहे थे। कुछ तो इनके अपने कॉलेज के स्टूडेंट थे जो खड़े होकर मोबाइल से इनकी तस्वीरें उतार रहे थे। शर्मिंदगी के इनकी रूह में उतर चुकी थी। ऐसी कौन सी नसीहत थी कि इनकी अगली 7 पुश्तें भी ऐसी हरकत नहीं करेंगी। हरीम, ये मैं क्या सुन रही हूँ कि कल कुछ लड़कों ने तुम्हें तंग किया है, तुम्हारे साथ बदतमीज़ी की है। सुहा ने क्लास में दाखिल होते हुए पहला सवाल किया था। इन लड़कों को तो जेल में बंद करवाना चाहिए था। तुम्हें क्या लगता है कि असद भाई ने नहीं ऐसा चाहा होगा? कल असद भाई ने इनकी अच्छी सी धुलाई की है और इनको ऐसी सज़ा दी है जो जेल से भी बदतर है। इनका तमाशा कल पूरे लोगों ने देखा है। हरीम ने सुहा को कल की सारी बात होश गुजर की। सुहा ये तो जैसे हंसी बंद नहीं हो रही थी। अच्छा हुआ इन लड़कों के साथ। सुहा ने हंसते हंसते हरीम से कहा। इतने में क्लास टीचर में एंटर हुई। देखें गर्ल्स, जैसा कि आपको पता है कि हम टूर पे जा रहे हैं। तकरीबन एक हफ़्ता बाकी रह गया है। आपकी प्रिपरेशन मुकम्मल है? सब गर्ल्स ने आवाज़ बुलंद कहा। सो गर्ल्स, सबमिट योर चार्जेस ताकि हम जल्दी से टूर के लिए रेडी हो जाएं। टीचर्स ये बोलती हुई क्लास से बाहर चली गई। क्लास में मौजूद तमाम लड़कियां खुशी से झूमने लगीं। वैसे एक बात बताओ हरीम, तुम्हारे घर वाले इस टूर के लिए मान कैसे गए? सुहा ने बैग कंधे पर डालते हुए हरीम से पूछा। देख लो फिर, मुझे अपने बाबा जानी को मनाना आता है, इसने इतराते हुए कहा। इसको देखकर यूँ लग रहा था जैसे वो सारे जहां की लाडली हो। हम लोग वहाँ खूब इंजॉय करेंगे। ये कहते ही दोनों अपना अगला लेक्चर लेने के लिए चल दी। नताशा वाले हादसे के बाद कबीर बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा था और वो अपने दोस्तों के साथ भी बाहर नहीं जाता था, बस कमरे में पड़ा रहता था। घर वालों से छुप कर ड्रिंक करता था। ज़रूरत से ज़्यादा स्मोकिंग भी इसकी आदत बन चुकी थी। इसकी ये हालत इसके घर वालों ने भी नोट की थी। उन्होंने भी इसे समझाना चाहा था, लेकिन
एक पछतावा वो दिल में लिए बैठा था। वो एक हादसा एक पल के लिए भी इसकी नज़रों से ओझल नहीं होता था। इसकी हालत देखकर एक दिन इसका दोस्त समीर इसके घर में आकर इसके पास बैठ गया। यार कबीर, आज कड़ियाँ खोए रहते हो, तुम कहाँ खोए रहते हो? मेरे मैसेज का रिप्लाई भी नहीं करते हो और ना ही फ़ोन पर बात करते हो। इसने आम से अंदाज में बात की थी। वो जानता था कि इस हादसे का भला भुला नहीं पाया है, इसीलिए इसके घर वाले भी इसे कॉल करके इसे समझाने के लिए कहा था। मैं जानता हूँ तुम नताशा की वजह से बहुत ज़्यादा अपसेट हो, लेकिन इसका रोक लेकर बैठे रहोगे? तुम्हारी वजह से तुम्हारे घर वाले कितना परेशान हैं। इसकी तरफ से कोई जवाब न पाकर वो खुद ही बात कर रहा था। मुझे लगता है कि मैं इसकी मौत का ज़िम्मेदार हूँ। अगर इसने इस दिन को इनकार ना किया होता तो शायद वो ना मरती। देखो कबीर, तुम इस मौत के ज़िम्मेदार नहीं हो। तुमने तो कुछ भी नहीं किया। देख, इसकी मौत का दुख तो मुझे भी है। वो बहुत अच्छी दोस्त थी, लेकिन हम सारी उम्र इसकी मौत का गम तो नहीं मना सकते। मैं सोच रहा हूँ कि हम कहीं आउटिंग के लिए चलते हैं। काफ़ी अरसा हो गया है हम लोग कहीं नहीं गए। मुझे लगता है कि हमें कहीं अच्छी सी जगह पर जाना चाहिए, फ्रेश हो जाएंगे। वैसे भी हमारे एग्ज़ाम्स ख़त्म होने वाले हैं, एक आउटिंग तो बनती है। क्या कहते हो? इसने इसके शाने पर हाथ रखते हुए कहा। नहीं यार, मेरा मूड नहीं है, इसने जी चुराते हुए कहा। और वैसे भी जब तक भाई घर पर हैं मैं कहीं नहीं जा सकता। भाई कब तक वापस जा रहे हैं? यही कोई 1-2 दिन। तो फिर ठीक है, हम अपना प्रोग्राम इनके जाने के बाद रख लेते हैं। तो फिर डन हुआ हो गया ना? तू हमारे साथ चल रहा है। और वैसे भी अजद हमें कब से बुला रहा है, हमें इसकी बात तो माननी चाहिए। आखिर वो भी तो हमारा दोस्त रह चुका है। और मैंने सुना है कि वो जगह जहाँ वो रहता है वो बहुत ही खूबसूरत है। तू जल्दी से तैयारी कर। और वैसे भी शायान भाई हमें जब भी जाएंगे और अंकल भी घर पर नहीं होंगे तो ये बहुत अच्छा मौका है घर से बाहर जाने का। अपनी मर्ज़ी से वापस आएंगे, अंकल की भी रोक टोक नहीं होगी। क्या कहते हो? वो सोफे पर बैठे सारे मंसूबाबंदी कर रहा था और वो इसकी मंसूबाबंदी सुनकर कबीर भी एक पल के लिए मुस्कुरा दिया और इनके साथ जाने के लिए रजामंद हो गया। शुक्र है तेरे चेहरे पर मुस्कुराहट तो आई। कहानी अभी जारी है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल करें। खुश रहें और खुशियाँ बांटें। बहुत शुक्रिया।